जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं मोइनुद्दीन बहराम शाह। इससे पहले हमने जो देखा था वह किसके बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान की आपने कहानी पूरी इस वीडियो से पहले आपने समझ लिया है। आप हम समझिए कि इस पर पहला जो इसका शासक होगा, यानी इस वीडियो में जो पहला शासक होगा वह कौन होगा, मोइनुद्दीन बहराम शाह। इसका जो अगला टॉपिक यानी सेकंड टॉपिक जो होगा इसी में वह होगा नसरुद्दीन महमूद, और जो तीसरा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इसमें वह बलबनी होगा, यानी बलबन के बारे में इसमें तीसरा महत्वपूर्ण जो शासक होगा इसमें कौन, तो बलबनी के बारे में इसमें बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम मोइनुद्दीन बहराम शाह, यह वही शासक है जिसको जो है 40 तुर्क सरदारों ने क्या किया, रजिया सुल्तान के बाद जब रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तो किसको बैठा देते हैं, मोइनुद्दीन बहराम शाह। यह एक अयोग्य शासक था, यह एक क्या था, अयोग्य शासक था। इसको कोई भी सत्ता संभालने की इसको कोई भी जो है योग्यता नहीं थी, ना ही इसके अंदर जो है उतना योग्यता, ना ही इसको पता था किस प्रकार से सत्ता यानी शासन को चलाया जाता है। तो यह क्या था, एक अयोग्य था। आइए देखते हैं इसमें मोइनुद्दीन बहराम शाह के बारे में। यहाँ पर दिया है रजिया सुल्तान को जो है यानी पद से हटाकर बहराम शाह को जो है दिल्ली के तख्त पर बैठाया गया। हमने बताया कि जैसे रजिया सुल्तान को जब हटाया गया था तो किसको बैठाया गया था, तो मोइनुद्दीन बहराम शाह, या उसका क्या था, भाई था, छोटा भाई था। आगे क्या दिया है, सुल्तान के अधिकार को जो है कम करने के लिए तुर्क सरदारों ने नाइब ए मामलिकात, यानी जो मोइनुद्दीन बहराम शाह था, हमने बताया कि यह एक क्या था, यह एक अयोग्य शासक था। इसके पद को ख़त्म करने के लिए, यानी राजा का जो पद होता है उसको ख़त्म करने के लिए इसने नया पद, यानी जो 40 तुर्क सरदार थे उसने क्या किया, नए पद के लिए क्या कर दिया, नए पद के लिए नाइब ए ममलिकात को क्या किया, सृजन किया। यानी यह पद जो नाइब ए ममलिकात पर मतलब इसका अधिकारी जो होगा वह जो है संपूर्ण अधिकारों जो है क्या होगा, स्वामी होगा। यानी मोइनुद्दीन बहराम शाह यह एकमात्र नाम का क्या हो जाएगा, राजा रहेगा। इसका कोई कार्य लेना देना नहीं रहे, सिर्फ इसके सामने जो है क्या करेंगे, सर झुकाया जाएगा, और जो है इससे काम के मसले में कोई सहायता नहीं लिया जाएगा। जो भी काम कंट्रोल करेगा वह कौन करेगा, नायब ए ममलिकात का जो अधिकारी होगा वह कौन करेगा, वही उसे सत्ता संभालेगा, कंट्रोल करेगा, वही उसका आगे जो है शासन को चलाएगा। तो नायब ए ममलिकात जो है सृजन किया किसने, 40 तुर्क सरदारों ने। 40 तुर्क सरदारों का यह एक जाल था, किसका, यह एक जाल था, किसका, मोइनुद्दीन बहराम शाह के ऊपर, कि इसका जो है पूरा शासन सत्ता संभाला जाए, कंट्रोल किया जाए अब जो है हमारे थ्रू। तो 40 तुर्क सरदारों ने नए पद नायब ए ममलिकात का सृजन किया। आगे क्या दिया है, इस पद पर नियुक्त अधिकारी संपूर्ण अधिकारियों क्या होगा, स्वामी होगा। जैसे हमने बताया तुर्क सरदारों ने दिल्ली पर कब्जा कर बहराम शाह की हत्या कर दी। अब तुर्क सरदारों ने क्या किया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया और क्या किया, बहराम शाह की क्या किया, हत्या कर दी। यानी रजिया सुल्तान के भाई जो मोइनुद्दीन बहराम शाह था इसकी हत्या कर दी। कब, जब दिल्ली की सत्ता पर यानी कि दिल्ली पर कब्जा पाया किसने, 40 तुर्क सरदारों ने। आगे क्या दिया है, आगे दिया है बहराम शाह के पौत्र अलाउद्दीन मसूद शाह को जो है क्या किया, बैठाया गया, सुल्तान बनाया गया। किसको, दिल्ली के तख्त पर आसीन किया गया, किसको, बहराम शाह के, किसको, बहराम शाह के पौत्र अलाउद्दीन, यहाँ पर अलाउद्दीन मसूद शाह जो था उसको क्या किया गया, बैठाया गया। बाद में इसे गद्दी से हटाकर नसरुद्दीन मसूद शाह को क्या किया, गद्दी पर बैठाया गया। अब जो है इसके बाद किसके बाद, अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद किसको बैठाया गया, तो नसरुद्दीन मसूद महमूद को क्या किया गया, बैठाया गया दिल्ली के सत्ता शासन पर। नसरुद्दीन महमूद जो अभी ये क्या होता है, एक अयोग्य शासक था। इसको कुछ नहीं थी खबर किस तरह सत्ता संभाली जाती है, इसको कुछ नहीं था जानकारी। इसको क्या किया जाता है, 40 तुर्क सरदारों ने इसको बना दिया है, किसको, नसरुद्दीन महमूद शाह को क्या किया, दिल्ली का मुख्य जो है क्या बना दिया, सुल्तान बना दिया गया है। किसको, नसरुद्दीन महमूद शाह को। इसको जो है कोई सत्ता संभालने का इसका भी जो है महत्वपूर्ण, यह क्या होता था, अपने जो है जीवन को चलाने के लिए जो है कुरान का पाठ किया करता था, और जो है तरह तरह की जो है टोपी सिलकर अपना जीवन व्यतीत करता था। इसको जो है सत्ता संभालने से, यानी सत्ता का विषय में कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान नहीं था। किसके बारे में, किसके बारे में, किसके बारे में, यानी जो है सत्ता शासन के बारे में किसको जानकारी नहीं थी, तो नसरुद्दीन महमूद शाह को। यह सब चाल जो चल रहा था वो कौन चल रहा था, यह सब जो चाल चल रहा था वह बलबन ही चल रहा था, बलबन ही चल रहा था। किसको, बलबन ही क्या चल रहा था, इन सबको चाल चला रहा था। यानी जो 40 तुर्क सरदारों का मुखिया था बलबन, वही इन सब दोनों, यानी पहले किसको बैठाया, पहले बैठाया मोइनुद्दीन बहराम शाह को, फिर उसके बाद बैठाया नसरुद्दीन मसूद महमूद को बैठाया। फिर उसके बाद क्या करता है, नसरुद्दीन मसूद जो है यह एक अयोग्य था, इसको हटाता है, यानी जब इसकी जो है
यह क्या करता है, नसरुद्दीन महमूद अपने आप जो है सत्ता से हटता है, तो यह अपनी सारी शक्तियाँ क्या करता है, सत्ता की सारी शक्तियाँ बलबन को सौंप देता है, जिससे बलबन क्या हो जाता है कि जो है आगे दिल्ली की सत्ता संभालता है। आगे देखते हैं नसरुद्दीन मसूद शाह के बारे में। नसरुद्दीन मसूद शाह 10 जून 1246 ईस्वी को सिंहासन पर बैठा। जैसे हमने बताया कि यह क्या था, यह टोपी सिलकर और जो है कुरान के पाठ को नकल करके यह क्या करता था, जीवन को चलाता था। ठीक, आगे क्या दिया है, सिंहासन पर बैठने के बाद जो है, सिंहासन पर बैठने के बाद इसने क्या किया था, अमीरों एवं सुल्तानों के बीच चल रहा संघर्ष क्या हुआ, समाप्त हो गया था। तो जो संघर्ष चल रहा था कि कौन किन अमीरों और सुल्तानों के बीच जो चल रहा संघर्ष, वो क्या हुआ, समाप्त हो गया। किसके बैठने पर, नसरुद्दीन मसूद शाह के बैठने पर क्या हुआ, संघर्ष समाप्त हो गया। नसरुद्दीन ने राज्य की सारी शक्तियाँ बलबन को सौंप दी। नसरुद्दीन मसूद शाह ऐसा सुल्तान था जो क्या करता था, यह टोपी सिलकर, क्या सिलकर, तो टोपी सिलकर कुरान की नकल करके जीवन चलाता था। 1266 ईस्वी की जो है नसरुद्दीन की जो है हत्या हत्या नहीं, मृत्यु के बाद जो है बलबन जो है गद्दी पर बैठा है। यानी क्या होता है, जब 1266 में इसकी किसकी, नसरुद्दीन मसूद शाह की क्या होती है, जब मृत्यु हो जाती है तो क्या करता है, बलबन गद्दी पर बैठता है। और यहीं पर देखता है क्या, बलबन मौका देखता है किसको, नसरुद्दीन शाह को। यह एक सीधा साधा भोला भाला यानी लड़का था। क्या करता है, अपनी लड़की से क्या करा देता है, शादी, किसकी, नसरुद्दीन मसूद शाह की क्या करा देता है, बलबन अपनी लड़की से शादी। देखता है कि एकदम सीधा साधा भोला भाला सीधा लड़का है, और उसके ज़्यादा क्या चाहिए, अपने पुत्री की शादी के लिए करने के लिए उसके शासन सत्ता भी, दिल्ली की सल्तनत जिसके हाथों में है, उसके नसरुद्दीन शाह के हाथों में थी। तो और इससे ज़्यादा क्या चाहिए था, मौके की नज़ाकत को देखते हुए बलबन ने क्या किया, अपनी पुत्री के साथ जो है नसरुद्दीन मसूद शाह की क्या करा देता है, शादी करा देता है। शादी कराने के बाद क्या करता है कि बलबन धीरे धीरे क्या करता है, इस नसरुद्दीन मसूद शाह को क्या करता है कि शीशा जो होता है उसको पिसवा कर जो है खाने के रूप में देने लगता है। कौन, बलबन। इस शीशा को देने का इसका एक ही उद्देश्य था कि जो है नसरुद्दीन मसूद शाह को जो है हत्या करवा देना, यानी इसकी मृत्यु करवा देना, जिससे इसको शासन सत्ता संभालने का मौका मिले। आगे यही हुआ कि जब उसको जो है परमानेंट जो है उसे खाने के साथ पीने के साथ क्या किया जाता था, उसके खाने में शीशा का महीन पीसा हुआ क्या होता था, उसके खाने में मिला दिया जाता था, जिससे उसको पता नहीं चलता था। और यह शीशा इतना घातक होता है कि यदि किसी खाने के व्यक्तियों में खाना में यदि मिला दिया जाए तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और उसके बाद जो है जांच में पता भी नहीं चलेगा कि किन कारणों से उसकी मृत्यु हो गई। बलबन का यही जो है सिद्धांत रहा, जिसकी वजह से वह क्या हुआ, मृत्यु की प्राप्ति हुई। मृत्यु की प्राप्ति के बाद यह क्या किया, सत्ता संभालने के लिए कोई योग्य था नहीं। अब उसकी बहना जो है सत्ता संभालेगी नहीं। अब जो है उसकी सत्ता संभालता कौन है, अब संभालता है उसका भाई यानी बलबन संभालता है। यह मौके की नज़ाकत को देखता है और बलबन क्या करता है, दिल्ली के तख्त पर आसीन होता है। अब आगे देखते हैं बलबन के बारे में। बलबन क्या होता है, इलबारी जाति का था। गयासुद्दीन बलबन के नाम से नए वंश यानी बलबनी वंश की क्या करती, इसने स्थापना की। बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नामक जो है एक व्यक्ति ने जो है खरीदा। यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि जो है इसको किसने जो है खरीदा था, यानी इसको किसने खरीदा। सबसे पहले ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने इसको क्या किया था, खरीदा था। फिर इसको क्या करता है, 1232 और 33 में दिल्ली लाया जाता है। तो जब जो है ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने जो है इसको खरीद कर इसको बेचने के लिए दिल्ली लाया आता है 1232-33 में। तो इल्तुतमिश जो है ग्वालियर का जो है युद्ध जो जीत कर आता है, तो इसको देखता है, हष्ट पुष्ट रहता है और जो है तंदुरुस्त रहता है। इसको देखता है, यानी यौन आचरण को देखने के बाद यह बहुत जो है इल्तुतमिश प्रभावित होता है कि यह हमारे सत्ता शासन संभालने में क्या करेगा, एक महत्वपूर्ण सहायक होगा। और इसको कुछ नहीं थी पता कि यही हमारे आगे यानी हमारे वंश का यही सबसे ज़्यादा क्या होगा, विनाशक होगा। और इल्तुतमिश ने क्या किया था कि जो है इसे खरीद लिया था। अब आगे देखते हैं यहाँ पर 1232-33 में दिल्ली लाया गया। इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के बाद बलबन को खरीद लिया। बलबन का वास्तविक नाम, बलबन का यहाँ से प्रश्न बन जाता है, बलबन का वास्तविक नाम क्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बहाउद्दीन। बहाउद्दीन क्या हो जाएगा उसका वास्तविक नाम। तो बलबन का अगर वास्तविक नाम पूछे तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर, बहाउद्दीन, जो इल्तुतमिश का गुलाम था। यह क्या था, इल्तुतमिश का क्या एक गुलाम था। जैसे हमने बताया कि इसको क्या किया था, इल्तुतमिश ने खरीद लिया था, तो यह क्या हो गया था, इल्तुतमिश का गुलाम हो गया था। अब अगला पॉइंट देखते हैं। बलबन 1266 ईस्वी में जो है गियासुद्दीन नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है
और मंगोलों से क्या करता है, रक्षा करने में यह सफल रहता है। यह मंगोलों से क्या करता है, रक्षा करने में सफल रहता है। सफल इसलिए रहता है क्योंकि यह बचपन में क्या होता है, मंगोलों से ही क्या होता है, यह मंगोलों के यहाँ भी यह गुलाम रहता है। सब प्रथम क्या होता है, मंगोल इसको ले जाते हैं अपने यहाँ, पालते पोसते हैं, फिर उसके बाद बेचते हैं किसके यहाँ थे, फिर बेचते हैं ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी के यहाँ थे। फिर जो है ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी दिल्ली लाता है 1232-33 में। फिर इसको इल्तुतमिश जो है ग्वालियर का किला जब जीत कर आ रहा था तो इसको देखा, हष्टपुष्ट देखकर, इसके यौन आचरण को देखकर, इसमें जो है एक तेज देखकर जो है इसमें एक तेज सूर्य प्रताप तरह देखकर इसको जो है क्या करता है, बलबन को क्या करता है, यानी इल्तुतमिश खरीद लेता है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। हमने ये पॉइंट तो हमने बता दिया। 1232-33 में गियासुद्दीन नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोल आक्रमण से क्या करता है, रक्षा करने में सफल रहता है, क्योंकि मंगोलों के आक्रमण से क्या करता था, भयभीत नहीं होता था। यह जानता था कि मंगोल किस प्रकार से आक्रमण करेंगे, और मंगोल के जो है सारी जो है नीतियों को वो समझ जाता था। ठीक, अब आगे देखते हैं। यहाँ से प्रश्न अक्सर से बन जाता है इस पॉइंट से, बलबन ने जो है कौन सी उपाधि धारण की, तो आपका उत्तर हो जाएगा उपाधि जीतले। उपाधि जो जीतले थी, इसका क्या था, उपाधि जीतले इलाही धारण क्या थी, क्या किया था, इसने उपाधि धारण की थी। तो बलबन ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी, तो जीतले इलाही क्या की थी, बलबन ने धारण की थी। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया है, उसने तुर्क प्रभाव को कम करने के लिए एक फारसी परंपरा पर आधारित सिजदा जो है घुटने पर बैठकर सम्राट के सामने सिर झुकाना और पैबोस यानी पाँव चूमना का प्रश्न अनिवार्य कर दिया। यह देखता है कि जो है तुर्क सरदार जो है धीरे धीरे क्या होते हैं, आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, क्योंकि ये खुद तुर्क था, यानी तुर्क सरदारों में पहले शामिल था। तो तुर्क प्रभाव को कम करने के लिए इसने क्या किया, तुर्क सरदारों को क्या किया, इसने फारसी परंपरा पर आधारित सिजदा पर क्या किया, घुटने पर कहा, अब तुम जो है घुटने पर बैठ कर क्या करोगे, सम्राट के सामने सिर झुकाओगे। किसको, जो तुर्क के 40 सम्राट थे, जो तुर्क 40 सम्राट थे, पहले ये क्या थे, सामने किसी के सामने जो है सर नहीं झुकाते थे, अब क्या करेंगे, यह मुख्य यानी सुल्तान के सामने अब क्या करेंगे, सर को भी झुकाएंगे और क्या करेंगे, पाँव को यानी पैबोस यानी पाँव को भी चूमेंगे। इसका प्रचलन क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया, किसने, बलबन ने। अब आगे देखते हैं। यह बहुत ही क्या होता है, क्रूर दिया, ये बहुत ही क्रूर शासक था। इसने क्या किया था, बलबन ने क्या किया था, बलबन ने जो है आदमियों को क्या करता था, जिंदा जलवा देता था, चमड़ी उनकी उधरवा देता था, गर्म पानी से उनको जो है उबलवा देता था। इस प्रकार से यह इसकी क्रूरता जो है बहुत जो है ज़्यादा थी। जिधर निकलता था यह तलवार से अपनी क्या करता था, रक्त नीति को अपनाता था। जहाँ पर देखता था रक्त जो है बहाता चला जाता था और सबको जीतते चला जाता था। इस वजह से इसने लौह रक्त की क्या नीति को अपनाई थी। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। अगला पॉइंट क्या दिया है, बलबन ने क्या किया, राजत्व का, बलबन ने क्या किया था, राजत्व का सिद्धांत दिया था। बलबन ने क्या दिया था, राजत्व का सिद्धांत। यहाँ से प्रश्न अक्सर से ही ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है, या कह सकते हैं ये पॉइंट है। प्रश्न आएगा बलबन ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो बलबन ने राजत्व का सिद्धांत दिया। तो यह राजत्व का सिद्धांत क्या होता था, राजत्व सिद्धांत यह था, यानी बलबन के राजत्व का सिद्धांत यह था कि बलबन का कहना था कि मैं ही संपूर्ण जो है संसार का स्वामी हूँ, और भगवान की भेजी हुई नीर मैं हूँ, मेरे से ही सब हैं। इस इतना जब जनता से कहता है तो जनता भी इससे क्या हो जाती है, प्रेरित हो जाती है और मान लेती है इसकी बातों को कि यह सत्य है। बलबन ने जो है फारसी रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को किया है प्रारंभ करवाना तथा चालीसा क्या किया, समाप्त करवा दिया। क्या किया था, जो फारसी परंपरा पर आधारित था क्या, नवरोज उत्सव को क्या किया, प्रारंभ करवा दिया, और क्या किया, चालीसा को समाप्त कर दिया। ठीक, यह जो है नवरोज उत्सव वह नहीं है जो हिंदू लोग मनाते हैं, यह जो है मुस्लिम पर ही आधारित था नवरोज उत्सव। ठीक, उसे क्या करता है, उसको प्रारंभ करता है और चालीसा को क्या करता है, समाप्त कर देता है। चालीसा को क्या करता है, समाप्त कर देता है। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है। अगला पॉइंट दिया है लौह तथा रक्त की नीति। लौह तथा रक्त की नीति, यहाँ से अक्सर से ये जो पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंटों को आपसे ध्यान से पूर्वक देखना है। यहाँ से प्रश्न अक्सर से बन जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि लौह तथा रक्त की नीति अपनाने वाला कौन सा सुल्तान था, तो आपका उत्तर हो जाएगा कि बलबन। अब लौह तथा रक्त की नीति जो है ये क्या है, तो लौह का मतलब होता है, यह क्या होता था, तलवार हम आपको बना देते हैं, तलवार हम आपको क्या करते हैं, बना के दिखाते हैं। इस प्रकार से क्या होता था, तलवार जो होती थी, इस प्रकार से तलवार जो है होती थी। तो तलवार से क्या करता था, यह जिधर भी निकलता था तलवार से अपने आप को क्या करता था, राजा घोषित कर दिया था। और तलवार के दम पर ही क्या कहता था, सारे प्रांतों क्या करता था, विजित जाता था, और सारे लोगों क्या करता था, यह हिंदू है, यह मुस्लिम, यह हिंदुओं पर ज़्यादा अत्याचार करता था, हिंदुओं को मार कर जो है उसको मौत के घाट उतार देता था। और जो भी
उनकी महिलाएं या स्त्री या उनकी पुत्री होती थी, उनको क्या करते थे, उनको ले आते थे और क्या करते थे, उनसे कह देते थे, साम्राज्य अपने मुस्लिम साम्राज्य को कह देते थे कि देख लो अपने जो है इनसे क्या कर लो, अपने मेहर के हिसाब से अपने देख कर इनसे शादी कर लो या विवाह कर लो। ठीक, इस प्रकार से यह रक्त संबंध को बताता था। ठीक, इसने क्या किया, लोहे से क्या किया था, लोहे से क्या किया था, सबको यानी तलवार से क्या किया था, तलवार से क्या क्या करता है, तलवार से क्या करता है, तलवार से सबको क्या करता है, मार मौत की घाट उतारता है। और रक्त का नीति यानी ये क्या करता है, उनसे जो महिलाएं थी, हिंदू महिलाएं, उनसे क्या करवा देता है, शादी करवा देता है। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट जो दिया है वो देखते हैं। नसरुद्दीन ने जो है बलबन को उलूग खां यानी बहुत ज़्यादा चतुर होने की उपाधि दी। नसरुद्दीन जो है इसका क्या था, इसका क्या था, तो इसका जो है क्या था, तो इसका जो है जीजा जी थे। इसका क्यों थे, जीजा जी थे। नसरुद्दीन बलबन के क्या थे, बलबन के जो है बलबन के जीजा जी थे। तो इसने जो है इनके जीजा जी ने क्या दिया था बलबन को, तो उलूग खां की क्या दी थी, उपाधि। उलूग खां का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा चतुर। यहाँ से प्रश्न अक्सर से बन जाएगा कि उलूग खां की जो है उपाधि किसे प्रदान की गई, तो आपका उत्तर हो जाएगा बलबन ने। और किसने दी थी, तो उनके जीजा नसरुद्दीन ने दी थी। अब अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। अगला पॉइंट क्या दिया है, बलबन के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स था या बलबन का पौत्र था। यहाँ से अक्सर प्रश्न ये बन जाएगा एग्जाम में कि जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपका उत्तर हो जाएगा शमसुद्दीन कैमुर्स। शमसुद्दीन कैमुर्स जो है क्या हो जाएंगे, गुलाम वंश के अंतिम शासक हो जाएंगे। और यदि यही में एक प्रश्न और बन जाता है कि बलबन के दरबार में कौन कौन से रहते थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो और अमीर हसन क्या थे, इसके दरबार में रहते थे। यह बलबन का क्या था, शमसुद्दीन कैमुर्स जो था यह बलबन का क्या था, पौध था। दोस्तों अगला वीडियो में हम देखेंगे खिलजी वंश के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।